सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 10 वीडियो नंबर 1। और अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अपने बेस्ट मार्क्स को तो आप डे नंबर 1 से हमारी सारी की सारी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन भी साथ में दी गई है। ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और किसी ने भी अगर डे 1 से सारी की सारी वीडियोस देखी हैं प्लेज की, तो प्लीज़ मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर उसके पास टाइम है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डीप एनालिसिस भी हैं चैप्टर्स के, अब उनकी वीडियोस भी देखना ज़रूर स्टार्ट कर दो। और नॉवल को स्टडी करने के लिए जो पूरा का पूरा चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है शुरू से लास्ट तक, उसको भी देख लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी लास्ट डे आपको सजेशन दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इनविजिबल मैन के कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि 95% चांसेस है कि इन 5 कैरेक्टर में से कोई एक ज़रूर आ जाएगा। 5% तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यही सजेशन दूंगा, बाकी कैरेक्टर्स भी पढ़ लो, इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको उनके बारे में, लेकिन आप इन 5 कैरेक्टर्स को तो अच्छे से पढ़ ही लो। समझ में आ गया? तो 5 कैरेक्टर्स कौन से हैं मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो गाइज इनविजिबल मैन बाय एच.जी. वेल्स, यहाँ पे सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो खुद इनविजिबल मैन का ही है। और फिर डॉक्टर कैंप, मिसेस हॉल, थॉमस मार्वल और कर्नल एड, ये 5 कैरेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके प्री बोर्ड में इन 5 कैरेक्टर में से कोई भी आया था या फर्स्ट टर्म में आया था, तो वो ज़रूर मेंशन कर देगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आया था। ठीक है, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि कितनी बार ये आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन मैं अगर बोर्ड की बात करूँ तो पिछले बोर्ड के 3 साल के एग्जाम्स में कोई ना कोई एक कैरेक्टर इन सब में से ज़रूर आया है। तो इसी बेसिस में मैं बोल रहा हूँ 95% ज़रूर आता है इन 5 कैरेक्टर में से, और 5 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे इनविजिबल मैन का है। मैंने जिस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे लिख रखा है कैरेक्टर्स को, उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। 5 के 5 को लर्न कर लोगे ना तो आपके 6 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। 6 में से 5.5 तो ज़रूर मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि 5 के 5 आपको क्या करने हैं, अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनविजिबल मैन के कैरेक्टर की। तो आप लोगों को पता है कि इनविजिबल मैन का कैरेक्टर नॉवल की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाता है। तो इसका जो कैरेक्टर हम फॉर्म करेंगे वो पूरे के पूरे एनालिसिस के बेसिस पे करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। ऐसे ही मिसेस डॉक्टर कैम का जो है वो सिर्फ लास्ट के फेज में आता है तो उसके बेसिस पे होगा। मिसेस हॉल का सिर्फ इपिंग के फेज में आता है तो उसके बेसिस पे होगा। थॉमस मार्वल का इपिंग के बाद के फेज से आता है लास्ट तक तो उसके बेसिस पे होगा। और कर्नल एडे का लास्ट के फेज में आता है, जो चीफ होते हैं पोर्ट बर्डॉक के पुलिस के, तो उसके बेसिस पे। मतलब जो कैरेक्टर जहां से जहां तक मूव करता है उसके बेसिस पे ही हमने जो भी उसके बारे में पढ़ा है हम उस बेसिस पे कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ गाइस, तो कैरेक्टर के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो होता है उसका अपीयरेंस, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है उसका इंटरनल पार्ट। अब इंटरनल पार्ट में भी गाइस 2 चीजें होती हैं। इंटरनल पार्ट में पहली जो चीज होती है वो आती है आपकी नेचर, और दूसरा आता है आपका बिहेवियर। ठीक है, नेचर और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो नेचर का मतलब होता है एक कॉमन आउटलाइन या कॉमन शेड जो हर एक पर्सन के प्रति हमारा बिहेवियर में रहता है। जैसे कि या तो मैं सबसे काइंड होऊंगा, या मैं सबसे र्यूड होऊंगा, या मैं सबसे पोलाइट होऊंगा। ठीक है, लेकिन बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मेरा बिहेवियर मेरे पेरेंट्स से अलग होगा, सिबलिंग से अलग होगा, फ्रेंड से अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक कैरेक्टर जो आप फॉर्म करते हो उसका नेचर बिहेवियर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनविजिबल मैन की बात करें तो इनविजिबल मैन का जो नेचर है वो शुरू से लेके लास्ट तक क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है या ऑब्सेसिव है अपने वर्क को लेके, चाहे शुरू से हम लास्ट तक की बात करें। लेकिन अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें तो डॉक्टर कैम्प से उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था, मिसेस हॉल से उसका बिहेवियर अलग था, हर एक पर्सन से उसका बिहेवियर अलग था। तो इसी तरीके से हम डॉक्टर कैम्प की भी बात कर सकते हैं कि डॉक्टर कैम्प जो था उसके नेचर की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमेशा एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह बिहेव करता है जो कि कंट्री के बारे में सोचता है। ठीक है, और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो उसका इनविजिबल मैन के प्रति जो बिहेवियर था स्टार्टिंग में जब वो उसका जूनियर था कॉलेज में तो एक डिफरेंट बिहेवियर होगा, लेकिन जब वो अब इनविजिबल मैन बन चुका है और एक लॉलेस पर्सन बन चुका है तो उसका बिहेवियर अलग था। इसीलिए उसने कर्नल एडे को उसके बारे में इन्फॉर्म किया।
तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और अपीयरेंस में अगर कोई अपीयरेंस की डिटेल गिवन है तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, अगर गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली इंटरनल पार्ट बिहेवियर। अब ये जो चीजें होती हैं नेचर और बिहेवियर, हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? जो हमारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, एक्सप्लेनेशन कहां से आती है? हमारी टेक्स्ट से आती है। टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनविजिबल मैन के बारे में बोला कि इनविजिबल मैन वॉज अ लॉलेस पर्सन, तो ये मेरा एनालिसिस है जो पढ़ के मैंने बनाया कि भाई वो एक लॉलेस पर्सन है। लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? जो भी उसने क्राइम किए हैं उसको मैं मेंशन कर सकता हूँ जो टेक्स्ट में गिवन है। समझ में आया? अब अगर मैं डॉक्टर कैम की बात करूं, मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि भाई डॉक्टर कैम वाज लॉयल टुवर्ड्स हिज कंट्री, तो ये मेरी स्टेटमेंट है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं ऐसी बातें लिख सकता हूं जो टेक्स्ट में मैंने पढ़ी हैं, जो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि वो कंट्री के प्रति लॉयल क्यों था। क्यों? क्योंकि इनविजिबल मैन के बारे में उसने कर्नल एडे को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसे पता था कि ये कंट्री के लिए खतरा बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि कैसे फॉर्म करना है। ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। हालांकि मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा, ओरली बता रहा हूँ आपको इनके बारे में। अगर आपको इनके पॉइंट्स भी चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनविजिबल मैन की एक ओल्ड कैरेक्टर्स की जो वीडियो है वो मैंने पिछले साल बनाई थी, उसमें पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जरूर देख लेना और वहां पे पॉइंट जरूर नोट कर लेना। लेकिन ये सुनने के बाद, इस वीडियो के खत्म होने के बाद, पहला है इनविजिबल मैन। तो गाइज इनविजिबल मैन की हम बात करते हैं। तो इनविजिबल मैन जो है वो कौन है? इनविजिबल मैन ग्रिफिन है, वही स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसकी एपिंग के अंदर एंट्री होती है एज अ स्ट्रेंजर, और जब वो वहां से भाग जाता है तो उसकी आइडेंटिटी इनविजिबल मैन के रूप में हम करते हैं, और जब वो डॉक्टर कैम्प से मिलता है तो वही ग्रिफिन है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट हु वॉज मैड अबाउट मेकिंग अ फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, और वो इतना ज़्यादा पागल हो जाता है, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है उस चीज़ को लेके कि वो अपनी पूरी लाइफ को डिवोट करने की कोशिश करता है, और उसके लिए वही उसकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनविजिबल मैन की बात करें तो जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में, मतलब जब भी हम इनविजिबल मैन के बारे में बताएंगे कि वो अपनी काम के प्रति हाईली ऑब्सेसिव था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम बोलेंगे कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि क्या सही क्या गलत, और अपने फादर को ही रॉब कर लेता है। और हम ये कह सकते हैं कि वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट बन चुका था, ठीक है, और सन की बन चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने काम को लेके कोई भी गलत काम अगर वो कर रहा है तो वो उसे दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल उसने जो थिएटिकल शॉप के अंदर किया, एक शॉप ओनर को उसने हिट किया था पीछे से, वो काम हो गया, या उसने जो बर्गलरी का काम किया, चोरी का काम किया, हम उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इनविजिबल मैन के बारे में हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज हाईली डिवोटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक वो इनविजिबिलिटी के फॉर्मूले को डिस्कवर नहीं कर लेता तब तक वो बाज नहीं आता है, मैं कहूँ चैन की सांस नहीं लेता है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। तो इनविजिबल मैन का कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसके स्टेटमेंट्स के बारे में लिखो, बल्कि उसने जो भी किया है स्टोरी के अंदर, उसका जो कंटेंट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। और अब आपके ऊपर है उसे नेगेटिव शेड में ले जाओ या पॉजिटिव शेड में। फिर डॉक्टर कैम के कैरेक्टर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि डॉक्टर कैम जो था वो भी ग्रिफिन की तरह ही एक साइंटिस्ट था, और वो सीनियर था चेसल स्टोवे में, जो कॉलेज था उनका, वहाँ पे वो सीनियर था ग्रिफिन का। और जब हमें ये बात तब पता चलती है जब ग्रिफिन जो है उसके घर में इंसिडेंटली घुस जाता है जॉली क्रिकेटर्स के इंसिडेंट के बाद, ठीक है। अगर आपने सारे चैप्टर्स की वीडियो पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, वरना आप उसे ज़रूर पढ़ लें। तो डॉक्टर कैम जो था वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करता था कि इनविजिबिलिटी जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, या कोई भी पर्सन जो बिलीव करता था इस बात पे वो उसे बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट या बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ साइंस वो ये बात बिलीव कर ही नहीं सकता कि इनविजिबिलिटी जैसी चीज़ कोई पॉसिबल हो सकती है, कभी पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे को उसके साइंटिफिक आउटलुक को शो करती है, ठीक है। और बहुत ही सिविलाइज इंसान था, कंट्री के प्रति लॉयल था। तो जो भी आपने डॉक्टर कैम के एक्शंस पढ़े हैं ना, उसके बेसिस पे आप उसका कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आया? तीसरा है मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल कौन है? तो मिसेस हॉल जो थी वो बेसिकली कोच एंड हॉर्सेस की ओनर थी, जहाँ पे स्ट्रेंजर, इट मीन्स इनविजिबल मैन जो है एपिंग के अंदर स्टे करता है, वो वहाँ की ओनर थी, और वो बहुत ही डिवोटेड होस्ट थी। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल मैन, इट मीन्स हम यहाँ पे स्ट्रेंजर बोलेंगे, स्ट्रेंजर को सर्व करने के लिए हर एक तरीके से अपना बेस्ट एफर्ट देती है। और साथ में वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिस्ट भी थी। अपॉर्चुनिस्ट मतलब एक अवसरवादी थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब
टेडी हेनफ्रे वहाँ पे आता है क्लॉक जॉबर उसके इनके अंदर, तो वो उसको घड़ी ठीक करने के लिए बोल देती है जो पार्लर में थी। उसे लगता है कि मेरे गेस्ट को शायद ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक वर्किंग क्लास लेडी का एग्जाम्पल भी है। क्यों? क्योंकि वो इनको संभालती है पूरे के पूरे, अपने सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होती। तो ये जो आपका पहले का इंग्लैंड है वहाँ पे एक वर्किंग क्लास लेडी का एग्जाम्पल है जो प्रूव करती है कि एक लेडी भी वर्क कर सकती है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिसेस हॉल है वो हर एक चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि हाँ भाई जो हो रहा है हो रहा है। जब मिस्टर हॉल ने आर्ग्यू किया कि तुमने ऐसे बंदे को क्यों रखा है, तो उसे कहती है कि माइंड योर ओन बिजनेस एंड आई विल माइंड माइंड, मतलब मैं अपने काम से मतलब रखूंगी, तुम अपने से रखो, मुझे मत सिखाओ। यहाँ तक कि वो आर्ग्यूमेंट भी करती है इनविजिबल मैन से समय आने पे कि तुम मेरा जो फर्नीचर है उसे डैमेज क्यों कर रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज क्यों कर रहे हो। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी भी है, साथ में थोड़ी कावर्ड, इट मीन्स डरपोक भी है, क्योंकि जब फर्नीचर मैड हो जाता है और हवा में मूव कर रहा होता है उसके स्ट्रेंजर के रूम के अंदर, तो वो डर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। लास्ट में वो पैसे भी डिमांड करती है, स्ट्रांगली चोरी का इल्ज़ाम भी इनविजिबल मैन पे लगाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप सब एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस थॉमस मार्वल। थॉमस मार्वल को एक पुअर लाइट में यहाँ पे शो किया गया है, क्योंकि वो एक वीक ट्रैम्प की तरह शो किया गया है। जब इनविजिबल मैन वहाँ से भाग जाता है तो उसको एक सोर्स चाहिए था जिसकी मदद से वो वापस अपने नोट्स को हासिल कर सके, तो उसे एक पुअर टूल लगता है थॉमस मार्वल, जिसकी बात पे शायद कोई बिलीव भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ड्रंकयार्ड था और जो भी वो करता है, मतलब वो ड्रिंकिंग जो करता है उसकी वजह से कोई उसकी बात पे शायद बिलीव नहीं करने वाला, और उसकी एग्जिस्टेंस से भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जी रहा है मर रहा है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इनविजिबल मैन ने उसको यूज किया था। तो थॉमस मार्वल जो है वीक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो इनविजिबल मैन के धमकाने पे मान जाता है और उसे जाना पड़ता है। हालांकि वो थोड़ा सा चालाक भी होता है, क्योंकि जब उसे नोट चुराने के बाद मौका मिलता है भागने का तो वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। हालांकि इनविजिबल मैन उसे पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा धमकाता है। फाइनली फिर वो भाग जाता है, फिर अटेम्प्ट करता है भागने का, ठीक है। बट जॉली क्रिकेटर्स के अंदर वो छुप जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा चालाक और शातिर भी है। बाद में वो अपने आप को पुलिस के लॉकअप में ही लॉक करवा लेता है ताकि इनविजिबल मैन उसे कुछ ना कर पाए। इवन कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सिर्फ इस पूरे के पूरे नॉवल में एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने कोई बेनिफिट उठाया है इनविजिबल मैन से, वरना सबने कुछ ना कुछ खोया है, तो वो थॉमस मार्वल ही होता है। क्योंकि लास्ट में जो पैसे चुराए थे इनविजिबल मैन और थॉमस मार्वल ने मिलके, वो थॉमस मार्वल के पास ही रह जाते हैं, ठीक है। और साथ में वो जो बुक्स होती हैं वो भी उसी के पास होती हैं। कैंप ये कोर्ट को प्रूव करने की कोशिश करता है कि इनविजिबल मैन की किताबें उसके पास है, लेकिन कोर्ट जो है वो मतलब कोई भी जो लॉयर है वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को यही शो करती हैं, ठीक है, कि थॉमस मार्वल जो था वो वीक भी था, चालाक भी था, और लास्ट में वो इवन डिफरेंट थिएटर्स में भी जाता है। एपिलॉग में आप देखोगे डिफरेंट थिएटर्स में जाता है जहाँ पे इनविजिबल मैन की स्टोरी को वो नरेट करता है। और लास्ट कैरेक्टर है गाइस कर्नल अडाई का या कर्नल एडे का। तो कर्नल एडे जो है वो पोर्ट बर्डॉक के चीफ होते हैं पुलिस के, जो अपने मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इनविजिबल मैन को हैंडकफ पहनाने की या उसे अरेस्ट करने की, और बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, तो बहुत ही ब्रेव होते हैं। और बाद में पेशेंटली वो डॉक्टर कैम्प की सारी बातों को सुनते हैं, सजेशन को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डॉक्टर कैम्प ने ही उससे बात की है तो ज़रूर वो उनको गाइड कर पाएंगे, और फिर वो इमीडिएटली एक्शन भी लेते हैं। तो बहुत ही अलर्ट इंसान होते हैं। हालांकि बाद में जब डॉक्टर कैम्प को बचाने के लिए वो आते हैं तो उनकी हाथापाई हो जाती है इनविजिबल मैन के साथ। फिर उसके बाद हमारे को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप प्लीज़, मैं कहूँगा इन कैरेक्टर्स को भी अच्छे से समझना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लो, टाइम निकालो यार, टाइम निकालने से ही निकलता है। मैं मानता हूँ आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन कोई ऐसा टाइम तो आएगा ना जब सोनली इंग्लिश को ही टाइम दोगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक वीडियो मेरी 7, 8, 9 या 10 मिनट की है, ठीक है। 28 चैप्टर हैं तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा नॉवल आपका कंप्लीट हो सकता है। तो आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लो, मैं चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। मैंने देखा कि कल की वीडियो के अंदर थोड़ी सी मेरी मुरझाई सी जो शक्ल थी उसको देख के आपको लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। हाँ, डाउन तो हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली आई हैव टू वर्क फॉर यू गाइज, एंड इवन मेरे को अपने इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो कई बार बहुत अर्ली मॉर्निंग और कई बार लेट नाइट शूटिंग करनी पड़ती है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन ये जो मेरा बेस्ट है ना, इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट करो। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी तरफ से बेस्ट ज़रूर करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट डे है हमारी प्लेज का, ठीक है। इसके बाद भी कोई ना कोई सीरीज़ ज़रूर आने वाली है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि यहाँ ख़त्म होने वाला है सब कुछ। हमें लास्ट डे तक, मतलब जो एक फाइटर होता है उसे लास्ट डे तक लड़ना होता है, इसी तरीके से आपको भी लास्ट डे तक लड़ना है, फाइट करना है अपने मार्क्स के लिए। 95, 90+ जो भी आए डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपको लड़ना है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी ये डे 10 की सारी वीडियोज़ आपने अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखी हैं, तभी उसके बाद ही आप जो डीप एनालिसिस है चैप्टर्स का उनको भी देख लो, ठीक है।
और उससे पहले मैं कहूँगा कि आप नॉवल की देख लो, नॉवल देख लो, उसके बाद डीप एनालिसिस भी देख लो। और रही बात तो आगे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 10 डेज प्लेज शुरू से ज़रूर देख लो और आग की तरह फैला दो इस वीडियो को।